नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में सीएम हाउस के बाहर पहुंच गए हैं दिग्विजय सिंह। पुलिस वालों ने दिग्विजय सिंह को रोका है। यहां पर आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की ओर से जब कोई जवाब नहीं दिया गया तो दिग्विजय सिंह ने उनके घर के बाहर यानी सीएम हाउस के बाहर ऐलान किया था कि वो वहां पर धरना देंगे और इस धरने के लिए दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंच भी चुके हैं। तो भोपाल में सीएम हाउस के बाहर पहुंच गए हैं दिग्विजय सिंह। हालांकि पुलिस कर्मियों ने दिग्विजय सिंह को इस दौरान इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने से और इसकी शुरुआत करने से उन्हें रोका है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, यहां पुलिसकर्मी दिग्विजय सिंह को समझा रहे हैं कि धरना प्रदर्शन ना किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में सीएम हाउस के बाहर पहुंच गए हैं दिग्विजय सिंह और पहले ही वो इस बात का ऐलान कर चुके थे क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें वक्त नहीं दिया था मिलने के लिए। समस्याओं को लेकर वो वहां पर पहुंचे थे और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह ने जो ऐलान किया था इस धरना प्रदर्शन का, वो इस धरना प्रदर्शन को करते हैं या फिर पुलिस कर्मी जिस तरह उनसे सहयोग मांग रहे हैं कि फिलहाल इस धरना प्रदर्शन को लेकर जो बातें उनकी पुलिस कर्मियों से हो रही है उसमें क्या निकलकर सामने आता है, इस पर सभी की निगाह लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरह दिग्विजय को रोक रहे हैं, दिग्विजय सिंह को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के सीएम हाउस के बाहर यहां दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। शिवराज सिंह चौहान से वक्त मांगा था लेकिन वक्त नहीं मिला, तो इसके बाद दिग्विजय सिंह ने यह ऐलान किया था कि वो यहां धरना प्रदर्शन करेंगे। बुलेटिन में अब एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में खत्म हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेज दिया है। दुकानों के खुलने का ऑड इवन सिस्टम भी खत्म हो सकता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही कल से लागू होंगे नए नियम। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो सकता है। यहां सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेज दिया है। संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। नमित, एक बहुत बड़ा ऐलान कि अगर आने वाले दिनों में वीकेंड कर्फ्यू खत्म होता है तो इसके क्या प्रभाव होंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल को इसके लिए एक प्रस्ताव भेजा है। क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल चारों, दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार को लगाम लगाने के लिए है दिल्ली सरकार ने कई पाबंदियां दिल्ली में लगाई थी, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू था। दिल्ली के अंदर जो बाजार थे उनके अंदर ऑड इवन के फॉर्मूले पर दुकानें खोली जा रही थी। इसको लेकर अब जो है कल ही हालांकि इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी थी और आज इस प्रस्ताव को जो है भेजा गया है एलजी यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास। और हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि शुक्रवार यानी कि आज शाम तक जो है उपराज्यपाल की तरफ से भी इस प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। और जो इसमें छूट दी गई है, सबसे पहले उसको जिक्र कर दूं। पहली छूट है कि जो वीकेंड कर्फ्यू है वो खत्म हो जाएगा। शनिवार और रविवार को जो वीकेंड कर्फ्यू रहता था। दूसरा, जो बाजार खुल रहे थे, बाजारों की जो दुकानें थी ऑड इवन के फॉर्मूले से, जिससे जो व्यापारी वर्ग था वो काफी नाराज था, उनको काफी नुकसान हो रहा था। अब जो ऑड इवन का फॉर्मूला है वो खत्म हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट दफ्तर थे जिनको पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम कर दिया था, अब वहां पर 50% के लोगों को आने की जो अनुमति है उसकी सिफारिश भी इस प्रस्ताव में की गई है। तीसरा, कि जब वीकेंड कर्फ्यू रहता था उस दौरान मेट्रो का जो परिचालन होता था उसमें अगर हम बात करें तो 15 से 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो आती थी, उसको भी, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा तो जो मेट्रो है वो अपने समय के अनुसार जो है वो चल पाएगी। तो ये चार पाबंदियों को जो है खत्म करने की जो सलाह है वो इस प्रस्ताव में दी गई है। बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार का ये जो निर्णय है ये आने वाले वक्त में गलत साबित ना हो। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। 50 साल पुरानी परंपरा में बदलाव। इंडिया गेट की जगह अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जलेगी अमर जवान ज्योति।
आज अमर जवान ज्योति के लॉ को शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इंडिया गेट की पहचान अमर जवान ज्योति की अगर बात करें, अमर जवान ज्योति को जो है आज नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जाएगा। जब भी आप इंडिया गेट आते थे तो आप अपने सामने अमर जवान जो ज्योति जलती थी उसको देखते थे। अब उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि नेशनल वॉर मेमोरियल की अगर बात करें 3 साल पहले इसको बनाया गया था। करीब 40 एकड़ में ये नेशनल वॉर मेमोरियल जो है उसको बनाया गया है। अगर लागत की बात करें तो 176 करोड़ रुपए की लागत इस पर आई है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहीं पर जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है वो उसमें शिरकत करेंगे। और उस जो अमर जवान ज्योति है जो अभी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है उसको, उस ज्योति को अब नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट करने के बाद से स्वर्णिम मशाल ज्योति जो जल रही है नेशनल वॉर मेमोरियल में, उन ज्योति के साथ इस ज्योति को भी मिला दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो पूरे कार्यक्रम का जो रूपरेखा है खुद सेना के जवान इसकी निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक संकल्पना किया था 3 साल पहले नेशनल वॉर मेमोरियल का, जहां पर तमाम शहीदों की याद में तकरीबन पेड़ जो हैं, तकरीबन 600 से ज्यादा जो पेड़ पौधे हैं वो भी लगाए गए हैं। अलग अलग पत्थरों पर शहीदों का नाम इंकित किया गया है। और नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर जब इस अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर दिया जाएगा उसके बाद से ये इसी तरीके से प्रज्वलित होती रहेगी। लोग आएंगे, उसे देखते रहेंगे, शहीदों को याद करते रहेंगे। लेकिन इंडिया गेट की अगर बात करें तो इंडिया गेट से इस अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के कुछ लोग इस पर राजनीति पर भी उतर आए हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि अमर जवान ज्योति को सरकार जो है वो बंद करके एक अच्छा मैसेज नहीं दे रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस फिर से अमर जवान ज्योति को जो है उस लॉ को प्रज्वलित करेगी। हालांकि इस बात को स्पष्ट कर दें कि ये जो अमर जवान ज्योति सामने जलती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गेट पर, इसको सिर्फ नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिसके बाद से स्वर्णिम मशाल ज्योति जो देश के कोने कोने में होकर के आई है उस ज्योति के साथ इसको मिला दिया जाएगा जो सदैव जलती रहेगी। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। एक और बड़ी खबर, अमर जवान ज्योति को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष की बयानबाजी पर अब केंद्र का जवाब सामने आया है। अमर जवान ज्योति को बंद नहीं किया जा रहा है, लॉ को विलय किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने विपक्ष के सवालों का, विपक्ष के आरोपों का खंडन किया और कहा है कि इस लॉ को बुझाया नहीं जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है। इसे वॉर मेमोरियल पर इसका विलय किया जा रहा है। तो एक तरह से विपक्ष जिस तरह से अब अमर जवान ज्योति पर राजनीति कर रहा है उस पर केंद्र सरकार ने दरअसल जवाब दिया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में विलय किया जा रहा है इस ज्योति का। इंडिया गेट पर अक्सर ये लॉ हमें जलती हुई नजर आती थी, लेकिन अब इसे वॉर मेमोरियल पर जो लॉ है वहां पर उसमें विलय किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शरीक होने से पहले इसी वॉर मेमोरियल पर आएंगे। लगभग 3 साल पहले ये वॉर मेमोरियल बनकर तैयार हुआ था। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने के बाद मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंची हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव ने लिया है मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। अपर्णा ने मुलायम सिंह के साथ ट्विटर पर यह तस्वीर भी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लिया और इसकी तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर साझा भी की है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आपको याद होगा 2 दिन पहले ही अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं और उन्होंने कहा था कि अब मैं राष्ट्र की आराधना के लिए निकल पड़ी हूं। बीजेपी की नीति और रणनीति से प्रभावित हुई थी मैं, और इसके बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए अपर्णा यादव पहुंची हैं।
संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पहली बार अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंची हैं, उनका आशीर्वाद भी लिया है और तस्वीर भी साझा की है। जी हाँ, देखिए, अपर्णा यादव के बारे में अगर कहा जाए तो मुलायम सिंह यादव की बेहद करीबी हैं, उनकी बहू हैं। और इसके अलावा अपर्णा यादव हमेशा से, जब से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच का विवाद उस समय शुरू हुआ था, जिसमें शिवपाल यादव पार्टी से बाहर गए, उसके बाद वो शिवपाल खेमे में नजर आ रही थी। न केवल अपर्णा यादव बल्कि जो हरिओम यादव हैं, जो उनके समधी हैं, और साढ़ू प्रमोद यादव, ये पूरा गुट हमेशा शिवपाल यादव के साथ रहा, ये मुलायम सिंह यादव के साथ रहा। लेकिन अब ये तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं, यूं कहा जाए कि शिफ्ट करा दिए गए हैं। जैसा कि जो राजनीति है वो परसेप्शन का खेल कहा जाता है, और यही परसेप्शन बनाने की कोशिश वहां पर जो यादव परिवार के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो कर रहे हैं कि उन्हें मुलायम सिंह यादव को उनका पूरा आशीर्वाद है, उनके कहने पर वो पार्टी में गए हैं, यानी उनका आशीर्वाद लेकर और उन्हें बताकर वो पार्टी में विधिवत शामिल हुए हैं। तो लिहाजा एक परसेप्शन ये जाता है कि समाजवादी पार्टी के वो लोग जो नाखुश हैं परिवार से, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन उनको आशीर्वाद सपा के सर्वोच्च नेता माने जाते मुलायम सिंह यादव का है। तो ये एक परसेप्शन बनता है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर लें तो काफी दिलचस्प हो गया है यूपी चुनाव का ये रण। अब हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए बताते हैं और ये दिखाते हैं कि देखिए यूपी का ये जो वोट युद्ध है ये किस तरह से चल रहा है। मैनपुरी से अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पहले दौर के नामांकन का अब आखिरी दिन है। उधर योगी का चुनावी रथ जो है वो तैयार हो चुका है। नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन आज से शुरू हो रहा है और इधर मिशन यूपी पर अमित शाह का प्लान क्या है, इस पर सभी की निगाह टिकी है। तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर नजर आ रही है। या नीरज हमारे साथ बने हुए हैं, नीरज से समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी का ये जो चुनावी रण है ये किस तरफ जा रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है। नीरज, देखिए, अगर हम वास्तविकता को अपनाएं तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और यहां पर बीजेपी, इन दो में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। बीएसपी अभी जमीनी स्तर पर नजर ही नहीं आ रही है। और यहां पर देखिए कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव के भी मैनपुरी से चुनाव लड़ने की बात सामने आई। यानी अब 2 महारथी जो हैं इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब इस समय की अगर बात करें तो जो पॉलिटिक्स के हैवी वेट खिलाड़ी हैं वो मैदान में इस समय आ चुके हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो। और सीधा मुकाबला आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में लगातार मचा हुआ है। जुबानी जंग दोनों में चल रही है, एक दूसरे पर लगातार पर्सनल तक हमले हो रहे हैं। यानी कि इस चुनाव में अगर कहा जाए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। बाकी दर्शक की भूमिका में अगर कहा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, ये दर्शक की भूमिका में और वोट कटवा की भूमिका में ये जरूर रह सकती है। लेकिन नीरज हमारे साथ बने रहिए, नीरज बने रहिए। हम अपने जो जनता है उसे बताते हैं कि आखिर करहल में जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं वहां के आखिर समीकरण क्या है वो समझाते हैं। कुल मतदाता यहां पर 3,55,000 हैं, जिसमें यादव हैं 1,25,000, शाक्य है 35,000, क्षत्रिय 30,000, दलित 22,000 और ब्राह्मण 16,000। लेकिन अगर हम इसकी बात कर ले करहल सीट जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, ये वो सीट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2002 में। लेकिन बाद में वो कैंडिडेट जिसने बीजेपी के जरिए जीत हासिल की थी वो भी समाजवादी पार्टी में मिल गए थे, जिसके बाद वो अब मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। पिछड़ा वर्ग यहाँ 55% है, सवर्ण 20% और अनुसूचित जाति 20%, मुस्लिम मतदाता 5% है। करहल मैनपुरी सीट पर आती है। इटावा और मैनपुरी सपा का गढ़ माने जाते हैं, सैफई के करीब है करहल सीट जो है, करहल विधानसभा सीट। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का दबदबा भी है। यानी कुल मिलाकर एक सेफ सीट को यहाँ पर अखिलेश यादव की ओर से चुना गया है। एक ऐसी सीट है करहल जहां पर समाजवादी पार्टी जानती है कि बीजेपी की लहर में भी समाजवादी पार्टी की ही
हिस्से में गई थी ये सीट, यानी एक सेफ सीट यहां पर अखिलेश यादव ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनी है। और यहां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आखिर समीकरण क्या है इस सीट के। पिछड़ा वर्ग यहां 55% है, सवर्ण 20% है,